आज इस रस के शिरोमणि श्री शैल चतुर्वेदी जी को की उनकी फुहारें लेकर आ रही हैं हम सबकी चिर परिचित श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी। सुनिए और हास्य फुहारों में डूब जाए। आइए सावित्री जी, आइए। नमस्कार, बहुत बहुत साहित्य संगम के इस कार्यक्रम में मेरी प्रेरणा स्रोत माननीय शकुंतला जी कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन करते हुए अपने प्रतिभाशाली पुत्र की माँ अर्चना जी एवं समस्त श्रोतागण को मैं सादा सादा प्रणाम। शैल चतुर्वेदी जी से कौन अपरिचित होगा। वो एक हास्य व्यंग्य के कवि थे और हिंदी में जाना माना उनका स्थान था। भारत के गौरव थे। राजनीतिक जीवन का 70 और 80% दशक का जो है वो जाने माने उनके हिस्से में जाता है। वो समय उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम किया और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उनका जन्म 29 जून 1936 को अमरावती में हुआ और 29 अक्टूबर 2007 को मलाड बम्बई में उनका देहावसान हुआ। उनके पुत्र हैं विहान चतुर्वेदी। ये हास्य व्यंग्य के कवि ने श्रीमान श्रीमती सीरियल में काकाजी कहिन में नेता के रूप में काम किया और फिल्मों में भी काम किया। वे बड़े साहसी थे। कभी हारने की आदत उन्हें नहीं थी। डायबिटीज़ बहुत अधिक मात्रा में थी, लेकिन पैर में जख्म हो गया और असहनीय वेदना थी, फिर भी श्रोताओं को अपनी मुस्कान बांटते थे कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाए। उनका मानना था कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाए और हंसकर किया काम आपकी पहचान बनाए। इसलिए वे सदा हंसना कबूल करते थे। दोस्ती करना निभाना उन्हें बखूबी आता था। तकलीफ़ में भी कभी पूछता कोई तो कहते कि पूर्व जन्मों का हवाला देते हुए कहते कि ये तो पूर्व जन्म के कर्म हैं। अपनी बड़ी लोकप्रिय कविता चल गई, जिसे हर कवि सम्मेलन में वो सुनाया करते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि अलीगढ़ में जो नुमाइश हुआ करती थी उनमें हर साल कवि सम्मेलन होता था, उसमें वे अवश्य पधारते थे। माननीय कवि नीरज जी की अध्यक्षता में मुझे भी सौभाग्य मिलता था उनका मंच साझा करने का और नज़दीक से कविताएं सुनने का। उनका कहना था कविता के ज़रिए अपने पांव खड़े होने में 20 साल लगते हैं तो ख़त्म होने में 40 साल लग जाते हैं। अर्थात जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वो लंबे समय तक याद रहता है, ऐसा उनका मानना था। उनके बारे में ये चर्चात होती है कि जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात कवि सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं को लेकर हास्य व्यंग्य की रचना कर देते हैं। किस प्रकार करते हैं, मैं कुछ रचनाओं के ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। पहली रचना है उनकी पेटीकोट, जिन्होंने पत्नी से बड़े ही नम्र निवेदन करते हुए कहा कि पैसे बचाने की आफत अच्छी है, पैसे बचाने की आदत अच्छी है, किंतु जब तुम पुरानी साड़ी को फाड़ सीती हो मेरा अंडरवियर तो बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी पहन लेता हूँ। किसी साड़ी की वे चड्डियाँ 2-4 बार उठने बैठने में ही बोल जाती हैं। किस पर तुम ये कहती हो, अरे बच्चे नहीं हो, घर चलाना सीखो, भविष्य हेतु बचाना सीखो। तुम्हारी कला के प्रदर्शन का माध्यम मैं बनूं इसकी चाह नहीं। क्या बच सकता है कि कोई रहा नहीं। सुनो ऐसा करो, पुराना पेटीकोट जो तुम कमर में बांधती हो मैं गले में बांध लूँगा, सारा तन उससे ढक लूँगा, खर्चा बच जाएगा, कुर्ता और पजामा का नया फैशन निकल आएगा, नए ज़माने का। इस प्रकार उनकी पेटीकोट की एक रचना थी, जो वाकई में यदि हकीकत में देखो तो बहुत ही हंसीदार है। उनकी एक कविता और है भीख मांगना। लोकल ट्रेन से उतरते ही हमने सिगरेट जलाने के लिए एक साहब से माचिस मांगी। तभी किसी भिखारी का हाथ हमारी तरफ बढ़ गया। हमने कहा भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? ओके, वो बोला भिखारी, माचिस मांगते आपको आई थी क्या? बाबूजी, मांगना देश का कैरेक्टर है, जो जितनी सफाई से मांगे उतना ही बड़ा एक्टर है। धंधा मांगने वाला, चंदा मांगने वाला, दाद मांगने वाला, औलाद मांगने वाला, दहेज मांगने वाला, नोट मांगने वाला और तो और वोट मांगने वाले भी लोग हैं। तो क्या भीख मांगने वाला चोर है? अगर वो भीख मांगी है तो क्या उसे काम चोर कहेंगे? तो इसलिए भीख मांगना
उनके निगाह में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। एक और कविता आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। मजनू का बाप, उनकी रचना है कि आज से 20 साल पहले हमें एक ज्योतिष ने बताया था कि 40 पार करते ही तुम इश्क का भूत तुम्हारे सिर पर होगा, एक खूबसूरत कन्या से तुम्हारा प्यार होगा। 41 में कदम रखते ही ज्योतिष का कहना रंग लाया, और हमने अपना विचार जब एक दोस्त को बताया तो वो हंसा, फिर हम पर व्यंग कसा। अरे इस उम्र में इश्क फरमाओगे? सारा विचार धरा का धरा रह गया। हाँ, जूते खाओगे? हमने पूछा, इश्क का जूते से क्या संबंध? तो बोला, हर मजनू की किस्मत लैला की जूती में बंद होती है, इसलिए तुम्हें जूते खाने की लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये उनकी एक ये वाली कविता थी। एक है प्ले योर शॉट। ये क्या जग है माय डियर होस्ट, नित नई मिलती है होती जहाँ पोस्ट, पसंद व टिप्पणी मिलती यहाँ मोस्ट, फिर भी देखो बना व्यक्तित्व घोस्ट, जहाँ गलती दाल यू जस्ट वी डियर, छोड़ो पुराने दोस्त अब न्यू इज बेटर, पत्ते पकाते रहो यू जस्ट डोंट केयर, अपना काम निकले इट्स ऑल फेयर, कुछ लगते अपने कुछ दिखते फ्रॉड, सच्चे कुछ गुरु समान विश देते गॉड, यहाँ तो सभी अपने में है लॉस्ट, बेच रहे हैं सब अपनी सोच के प्लॉट, प्रतिबिंब यू जस्ट चिल फिकर नॉट, आभासी है दुनिया जस्ट प्ले योर शॉट। और सबसे जरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी है चल गई मतलब क्या चल गई? ये चल गई। वैसे तो कहते हैं, वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ और आपकी ही तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी एक आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है और लोग समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी मेरे पास में, नाम था सुरेखा। हमने उसे देखा और बाईं चल गई। लड़की हाय हाय क्लास छोड़कर बाहर चल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई, तो बोले ऐसा भी होता है कि भूल में शर्म नहीं आती, ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में। इससे पहले की हकीकत बयान करते वो फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई तो हुआ यह परिणाम, कट गया नाम, बेमुश्किल तमाम मिला एक काम, जैसे तैसे मिला और वो भी आंख चलने से चला गया। तो इस प्रकार उनकी रचनाएं एक से एक हंसीदार और फवावेदार थीं। तो मेरे ख्याल से समय की सीमा के अंतर्गत ही मैं परेशान नहीं करूँगी रचना जी को। अभी और समय है? आपके पास है। अच्छा ठीक है, आपके पास आराम से आता है। मुझे लगता है देर ना हो जाए। अभी आपके पास समय है। अच्छा, तो एक दिन मामला यूँ बिगड़ गया कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि बेशर्म हूँ। पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, बोलते बोलते हाँप जाता हूँ, इसलिए कम बोलता हूँ, मजबूरी में ही बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहा करो, कोई एहसान नहीं करती हो जो बनाकर खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो? शादी को हो गए 10 साल और अक्ल नहीं आई, सफ़ेद हो गए बाल, पड़ोस में देखो अभी बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है, घर कांच सा चमकता है और अपना देख लो, देखकर खून छलकता है। कब से कह रहा हूँ तकिया छोटा है, बढ़ा दो इसको, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो। अरे चढ़ाना तो दूर, निकाल निकाल के रुई आधा कर दिया और रुई की जगह उसमें कपड़ा भर दिया। ऐसी थी उनकी वाइफ। उनके शब्दों में, राइट। एक और कविता उनकी ये है कि माँ ये कौन सा सुर लगाया है, माँ ये कौन सा सुर लगाया है, पापा पड़ोसी सब सिहर उठे। माँ कौन सी हुई गलती हमसे जो तुमने ये बेसुर लगाया है। ये तंबूरा और तुम्हारे सुर अब बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये टॉफ़ी ये झुंझुना सब ले लो, लेकिन माँ अब तुम चुप हो जाओ। पापा ने तो कान में रुई डाली है, लेकिन
पेट मेरा अभी भी खाली है, मेरे लिए अब कुछ नाश्ता बना दो माँ, अब रियाज बंद कर दो। पड़ोसी मुझे आंख दिखाते हैं, माँ को चुप कराओ कहते हैं, ये टॉफी झुंझुना सब ले लो, पर माँ अब तुम चुप हो जाओ, माँ अब तुम चुप हो जाओ। इस प्रकार हास्य कवि शैल चतुर्वेदी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं बोलकर, सुनकर, कहकर हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी कभी भी कैसे भी भारत का इतिहास, भारत का साहित्य कभी उन्हें भुला नहीं पाएगा। मैं तो यही कहूँगी, ये जमी सलाम करे या आसमां सलाम करे, ये जमी सलाम करे या आसमां सलाम करे, और शैल जी को सारा जहां सलाम करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी, आपने तो इस हास्य रस के समुद्र में हम सबको गोते खिला दिए, और हम और हमारे दर्शक दोनों ही उसमें बिल्कुल डूब गए हैं, और आपकी तो चल गई। अच्छा, चल गई है। आपकी तो चल गई। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे श्रोतागणों ने भी आज इस गोष्ठी का पूरा आनंद और रसास्वादन किया होगा। अपने श्रोतागणों और हमारे पार्टिसिपेंट्स, भाग लेने वाले सदस्यों, सुब्रमण्यम जी, जनकलता जी और सावित्री जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपके ही अथक प्रयास से आज की ये गोष्ठी सफल हो पाई है। और साथ ही मैं शकुंतला जी, अंजलि जी और संजीव जी का भी धन्यवाद कहूंगी, जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और आज का